माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी वर्ग को, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को आज की एक समस्या, कभी 80-20 जी, तो कभी जनसंख्या को लेकर ये बयान। मुसलमान कितना सुरक्षित है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को न्याय यात्रा निकालनी चाहिए और मुसलमानों में जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बुलडोजर लेकर जाना चाहिए? नहीं। चिन्हित करके घर गिराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री हैदराबाद में ये बयान देते हैं और ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों को जोड़ना है, और वो जो हाशिए पर है उन्हें कैसे हाशिए से बाहर लाया जाएगा जब बुलडोजर? शर्मा कहीं नहीं घूम रही हैं, पहली बात। जेल में है? नहीं, जेल में नहीं है। जुबैर क्यों जेल में है? बताता हूँ। नेताओं को घर घर जाना है तो नेता क्या बुलडोजर लेकर जाएंगे? पर मोहम्मद पे नुपुर शर्मा के बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं किया। मुस्लिम कुछ नहीं होता। उनके नाम के नीचे उनके नाम के नीचे एक पट्टी चलती है, मुस्लिम। कोई लोकसभा में एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए जो मुसलमान हो। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। जनसंख्या को लेकर देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। बीते जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, जिसके बाद देश में बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या हमें कंट्रोल करनी चाहिए, ये देश के लिए घातक है और खासकर कुछ वर्गों को जनसंख्या का संतुलन बना रहना चाहिए। इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इफ्तिकार हुसैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। इनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सदस्य हैं। स्वागत है इफ्तिकार हुसैन साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जहां ये साक्षात्कार कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का जो गोरखपुर का कैंप कार्यालय है, गोरक्षनाथ मंदिर, गोरखपुर की पहचान उससे थोड़ी दूरी पर है। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान आपने भी सुना होगा जी। क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा बयान हमने सुना है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर वो बोल रहे थे जी, और उन्होंने यही कहा है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले वक्त में समाज के लिए एक दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ है और इसको रोकने के लिए, इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने की ज़रूरत है। मैंने जो समझा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान का जो मतलब, वो यही था। आपने जो मतलब समझा है वो यही था और इसे सब लोग समझ रहे हैं जी। लेकिन विपक्ष जो हमलावर है और वो कह रहा है कि एक वर्ग पे, जो उन्होंने कहा भी कि जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए, वो उसे आप कैसे देख रहे हैं? वो टारगेटेड मुसलमान थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन ऐसा वर्ग है जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है? सवाल ये है। पूरी बात को आप देखिए और पूरे मतलब लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टस में देखिए, बृहद रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी वर्ग को, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को आज की एक समस्या बताई है और ये कहा है कि अगर जनसंख्या इसी तरह से हमारी बढ़ती रही हिंदुस्तान की, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट की स्थिति देश के सबके सामने खड़ी होगी, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि बहुत ही खतरनाक संकेत कर रही है इस देश में। और आने वाले थोड़े ही कुछ वर्षों में हिंदुस्तान की आबादी चाइना से भी ज़्यादा आगे निकल जाएगी और इस पर समय रहते अंकुश लगाया जाना जरूरी है। और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और ये सबके लिए दिक्कत है। इसमें कोई धर्म और मजहब का मामला नहीं है। कभी 80-20 जी, तो कभी जनसंख्या को लेकर ये बयान। मुसलमान कितना सुरक्षित है इस देश में? देखिए, मुसलमान इतना सुरक्षित है कि अभी 3 तारीख को हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है भाजपा की। मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, आप बता दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को न्याय यात्रा निकालनी चाहिए और मुसलमानों में जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और उनके कल्याण के लिए भी सरकार और संगठन दोनों को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। मुसलमान इतना सुरक्षित है इस देश में। बुलडोजर लेकर जाना चाहिए? नहीं। चिन्हित करके घर गिराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को चिन्हित नहीं किया गया। किसी को बिना किसी नोटिस के, जो विपक्ष का आरोप है, जो एक माहौल बना हुआ है कि सबसे ज्यादा घर उनके गिराए गए जो मुसलमान हैं।
आप दिल्ली देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तो कैसे मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? वो कौन लोग हैं जिनका घर गिराया जा रहा नहीं, है? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तो है नहीं। नहीं, बात योगी आदित्यनाथ की नहीं है, पूरे देश की। आपने कहा प्रधानमंत्री ने जैसे कहा, बुलडोजर का जब जो मामला प्रधानमंत्री आता है। हैदराबाद में ये बयान देते हैं और ये कहते हैं, जी। बयान नहीं देते, कहते हैं जी। कि हमें मुसलमानों को जोड़ना है, और वो जो हाशिए पर ठीक है। उन्हें कैसे हाशिए से बाहर लाया जाएगा जब बुलडोजर जाएगा? आपने कहा कि लोग, नेताओं को घर घर जाना है, तो नेता क्या बुलडोजर लेकर जाएंगे? नहीं, देखिए, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो न्यायपालिका के अंतर्गत और सभी न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करने के बाद होती है। आप एक बात समझिए, ध्वस्तीकरण, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण, अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण अगर तो क्या पूरे देश में मुसलमानों ने अतिक्रमण कर नहीं, रखा है? हम बता रहे हैं आपको, केवल मुसलमानों का ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है, यही तो हम कहना चाहते हैं आपसे। ध्वस्तीकरण में समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। विपक्ष को आप खारिज कैसे नहीं कर पा रहे हैं? विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो 2027 तक इसी प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, मात्र 3 महीने हुए हैं नई सरकार को बने हुए यूपी में। चलिए थोड़े दिन पहले जाते हैं, नुपुर शर्मा का पैगंबर को लेकर एक बयान आया था। हाँ। उसके बाद से जुबैर का एक ट्वीट आता है। जी। नुपुर शर्मा पूरी सुरक्षा के साथ देश में घूम रही हैं और जुबैर जेल में है। कैसे इसे प्रमाणित करेंगे? नहीं, नुपुर शर्मा कहीं नहीं घूम रही हैं, पहली बात। जेल में है? नहीं, जेल में नहीं है। जुबैर क्यों जेल में है? बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई? वो तत्काल पार्टी ने की। पार्टी ने की, सरकार ने नहीं की। सरकार, जुबैर के ऊपर उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में एफआईआर है। देखिए, नुपुर शर्मा के ऊपर पूरे देश में एफआईआर है। ठीक है, क्या कार्रवाई हुई नुपुर शर्मा के ऊपर, यही तो जानना चाहता है कार्रवाई देश। हो रही है, और सबसे ज्यादा मुसलमान जानना चाहता है, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये विपक्ष का कहना है। देखिए बता दूं, सरकार के स्तर पर भी क्लियर है और पार्टी के स्तर पर भी क्लियर है कि किसी भी मत, मजहब, धर्म, क्षेत्र और भाषा के मानने वाले व्यक्ति के किसी भी इष्ट को, किसी भी आराध्य को, भगवान को, किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है। किसी ने अगर गलती की है तो पार्टी ने उसे दंडित भी किया है। पार्टी और सरकार को आप अलग अलग मत देखिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ही है। इस नाते जो भी कार्रवाई हुई है वो सरकार और संगठन के स्तर पर एक मानते हुए उसको आप देखिए, और तत्काल हुई है, ऐसा नहीं। तो नुपुर शर्मा बाहर क्यों है ना, सवाल यही है कि नुपुर शर्मा बाहर क्यों है? उन्होंने भी, आपको देखिए, सारे खाड़ी देशों ने, सारे गल्फ कंट्रीज ने अपने राजदूतों को, आप भारत के राजदूतों को, उच्चायुक्तों को नोटिस दिया था। उसके बाद से भारत बैकफुट पे आता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद नुपुर शर्मा के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए, कानूनी कार्रवाई एक सिस्टम के तहत होगी। तो जुबैर के ऊपर वही कानूनी कार्रवाई किस सिस्टम के तहत है कि जुबैर जेल में है? हाँ, जुबैर इसलिए जेल में है कि उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके परोसा पब्लिक के सामने, और एक प्रकार से पैगंबर मोहम्मद पे नुपुर शर्मा के बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना मैं करूँगा, ना मेरी पार्टी करेगी, और ना ही किसी भी दूसरे धर्म के मानने वाले किसी भी महापुरुष पर, भगवान पर कोई टिप्पणी ना मैं बर्दाश्त करूंगा, ना मेरी पार्टी बर्दाश्त करेगी, ना। लेकिन सरकार तो नुपुर शर्मा को बर्दाश्त कर रहा है। नहीं, सरकार नुपुर शर्मा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। नुपुर शर्मा किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है आज की तारीख में। नुपुर शर्मा पार्टी संगठन के किसी भी पद पे नहीं है आज की तारीख में। हम तो तब मानते ये माहौल खराब करने का प्रयास है, इसे आप मानते हैं कि ये माहौल, अगर जुबैर ने ये काम किया और वो जेल में है, तो नुपुर शर्मा ने अगर वो काम किया जिससे देश का माहौल बिगड़ा, आप राजस्थान की स्थिति देख सकते हैं, वहाँ एक आदमी की हत्या कर दी जाती है। मैं नुपुर शर्मा का किसी भी स्तर पर, किसी भी सूरत में समर्थन नहीं कर सकता उनके उस वक्तव्य का जो उन्होंने एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान पैगंबर साहब को लेकर के दिया था, नंबर 1। नंबर 2, उन तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर फर्जी जो कुछ हजार रुपयों की लालच में जाके टीवी चैनलों पर डिबेट में बैठते हैं, जानकारी उनके पास कुछ होती नहीं है, बैठ करके वहाँ पर बकैती करते हैं, बकवास करते हैं। ऐसे मुस्लिम स्कॉलर फर्जी जो इस देश में घूम रहे हैं, उनको भी अपने आप को देखना चाहिए। और मैं सरकार से ये मांग करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे फर्जी मुस्लिम स्कॉलरों को पकड़ करके जेल में ठूस देना चाहिए, जिनको ज्ञान मुस्लिम कुछ नहीं होता। हाँ, उनके नाम के नीचे उनके नाम के नीचे एक पट्टी चलती है मुस्लिम स्कॉलर। मुस्लिम स्कॉलर की क्या परिभाषा होनी चाहिए आप बताइए? स्कॉलर माने होता है विद्वान,
विद्वत्ता होनी भी तो चाहिए इंसान के अंदर। सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर, वही मेरा सवाल यही है कि सिर्फ मुस्लिम सवाल इस स्कॉलर, बात का ये है, माहौल मुस्लिम सवाल स्कॉलर खराब कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि पहला जो नुपुर शर्मा के बयान को तो आपने फिर डिफेंड कर दिया। नहीं किया। फिर उसको क्लियर कर देता हूँ कि नुपुर शर्मा के बयान का मैं किसी भी स्तर पर कोई समर्थन नहीं करने वाला हूँ, एक बात। दूसरी बात, नुपुर शर्मा ने जो बात बोली थी उसके पहले जो डिबेट में एक मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति जो बैठे थे उस चैनल पर, उन्होंने पहले शुरू किया इस चीज़ को। आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को उकसाया गया। हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत क्यों हुई इधर से। किसी के भी पैगंबर को, किसी के भी भगवान को, इष्ट को, आराध्य को बुरा कहने का हक किसको कहाँ से मिला हुआ है? अगर हमारा इधर से मजहब तो मना उकसाया करता है गया, इस बात को। इस्लाम तो मना करता है कि कभी किसी दूसरे धर्म के मानने वाले किसी पैगंबर को, उनके इष्ट आराध्य को, देवता को बुरा मत कहो, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने बुरा कहा आपके पैगंबर को, आपके भगवान को, आपके खुदा को, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। इस्लाम का तो स्थिति बहुत क्लियर है, कंसेप्ट अपना, किसी को बुरा नहीं चलिए, करना है। आपने कहा कि देश में सरकार है, हाँ। 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, कितने मुस्लिम चेहरे हैं, अल्पसंख्यक समाज के चेहरे हैं जो मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं? कोई लोकसभा में एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए जो मुसलमान हो। 17 राज्यों में कितने विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, देखिए उसमें जो जनता के बीच से चुन के गए हैं? दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो आज आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी 3 राज्यसभा से रिटायर हुए हैं हमारे मुस्लिम सांसद MJ। हमने कहा जनता के बीच। हाँ ठीक है, जनता के बीच चक्कर क्या है मैं बता दूं आपको। लक्षद्वीप में आबादी किसकी है सबसे ज़्यादा? मुस्लिमों की, 97%। पार्टी हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट देती है। 100-125 वोट देते हैं मुसलमान वहाँ के पार्लियामेंट में मुसलमान। समाज को भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बीजेपी जब टिकट देती है किसी मुसलमान को और वो जाता है अपने क्षेत्र में, तो सबसे पहले मुसलमान ही उसको गैर मुस्लिम घोषित करता है। उदाहरण के रूप में 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज से आरिफ मोहम्मद खान को और आजमगढ़ से चौधरी शाह मोहम्मद साहब को चुनाव लड़ाया। एक आदमी 29,000 वोट पाए, एक 40-45,000 वोट पाए। बताइए आप, आज वही आजमगढ़ है जहाँ से निरहुआ सांसद चुने गए। क्यों ये माहौल नहीं बन पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुसलमानों का भला है? कहाँ ये डर लोगों में बसा हुआ है? ये एक दिन में नहीं जाने वाला है। डर नहीं है ये एक माहौल है जो इस देश में तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने तैयार किया। 50 साल लगा उनको इसको तैयार करने में, और इस्तेमाल भी किया मुसलमानों को बड़े पैमाने पे। 75 साल की आज़ादी अमृत महोत्सव देश मना रहा है। कह रहे हैं 50 साल में विपक्ष ने एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया जिससे मुसलमान डरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से दूर है। मुसलमान डरा नहीं है, उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ है। डरा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं नहीं डरा है। आप बताइए, 8 साल की सरकार हो गई केंद्र की, कहाँ डरा है? नेतृत्व विहीन तो मुसलमान अपने आप को महसूस कर रहा है। नेतृत्व विहीन उसने खुद अपने आप को कर रखा है। मसलन कोई लीडरशिप तो तैयार करो। आप इस जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ नगर निगम के वार्ड में 90% मुसलमान हैं। जहाँ आप खड़े हैं, मुसलमान को टिकट दिया था बीजेपी ने 2017 के नगर निगम के चुनाव में। वोट मिले 53। अब आप बताओ लीडरशिप कैसे तैयार हुई? नहीं, ये तो वही तो कह रहा हूँ कि जब आपसे कहा जा रहा है घर घर जाइए, तो फिर वही सवाल आ जाता है कि बुलडोजर का डर मुसलमानों में है। नहीं, कोई डर नहीं है। हमारा मुसलमानों में अपनी सुरक्षा को लेकर दिक्कत है। कभी मुसलमानों को बुलडोजर दिखा के डराया जा रहा है। हमारा कहना बिल्कुल क्लियर है। सरकार पहले दिन से 2014 में 26 मई को ही ये कह करके आई थी कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है सरकार का। हमारा काम है, हम अंत वक्त तक, मरते दम तक सबके पास जाते रहेंगे, समाज के हर वर्ग को टच करते रहेंगे, उसका दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, अपनी योजनाएं उसको बताते रहेंगे। मूल धारा में जोड़ने के लिए मुस्लिमों को रोजगार की बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, रोजगार कैसे उनको दिया जाए, इसके लिए सरकार के क्या कॉन्सेप्ट हैं? देखिए, किसी के लिए रोजगार का सृजन करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि हर उस बेरोजगार, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एकदम निचले तबके पे खड़े अल्पसंख्यकों को, हाशिए पे खड़े लोगों को बाहर लाना पड़े, तो रोजगार तो होगा ना। पंचर लगाने वाला अगर शिक्षित नहीं होगा तो वो कैसे, तो इसीलिए तो सरकार आएगा मूल धारा में। सरकार कहती है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर लो। लेकिन मुसलमानों को अगर कोई ये आकर के ये समझा दे कि नहीं तुम कंप्यूटर क्या करोगे,
तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये समझा कौन रहा? सरकार इतनी बड़ी सिस्टम को लेकर अगर ये वो नहीं लोग समझा पा रही है बता कि रहा हूँ। कुरान और कंप्यूटर दोनों जो आवश्यक है, इसलिए मैं आपको बता दूं, तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो कुरान ही दोनों हाथ में दे वो दे रही लोग हैं? समझा रहे हैं जो ये समझते हैं कि अगर ये अशिक्षित रहेंगे तो मेरे साथ रहेंगे, जिस दिन ये शिक्षित हो गए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। एक पूरा उसके पीछे एक पूरा काकस है जो अलग अलग इस काकस को भाजपा तोड़ नहीं पा रही है, सरकार तोड़ नहीं पा रही है। भाजपा तो तोड़ेगी ही इसको, समय रहते। थोड़ा समय लगेगा, काफ़ी कुछ बदलाव आया है। 8 से 10% मुसलमानों का वोट मिला है आपके 22 में, इसी चुनाव में, मार्च में। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं। केंद्र सरकार में एक मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जी जी। उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है, सुगबुगाहट है। बिल्कुल है। मुसलमानों का कितना भला होगा? देखिए, मुसलमानों का पूरा भला होगा, और ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति जिस समाज से, जिस मजहब से, जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसका नेचुरल झुकाव और खिंचाव उस तरफ होता है। नकवी साहब होंगे तो भी करेंगे, कोई और साहब आएंगे वो भी करेंगे। उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हाँ। मुस्लिम। हाँ। 3 राष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति का पद ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट पब्लिक को इंटरटेन करे। वो तो एक संवैधानिक पद है और उनका अपना काम एक अलग दायरे में करना उन्हें होता है, लेकिन उस पर नकवी साहब का मनोनयन सरकार कर सकती है, इसलिए कि मुस्लिम नुमाइंदगी को भी सुनिश्चित करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत जल्द देखेंगे केंद्र की कैबिनेट में मुसलमान मंत्री नया, और लोकसभा के चुनाव में आप अच्छी खासी तादाद में टिकटार्थी भी देखेंगे और उम्मीदवार भी देखेंगे मुसलमान। चलिए, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि मुसलमानों का हित भारतीय जनता पार्टी चाह रही है और ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।